तो इस वक्त जफर सरेशवाला साहब हमारे साथ हैं और जफर सरेशवाला जो है वो जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और तबलीगी जमात को लेकर के जिस तरीके से कोरोना वायरस को फैलाने के इल्जामात तबलीगी जमात पर लगे, तबलीगी जमात के दिफा में जो सबसे पहला चेहरा हमें टेलीविजन पर देखने को मिला तो वो जफर सरेशवाला ही थे। इन्होंने न सिर्फ तबलीगी जमात मरकज और जमात के लोगों का बल्कि मौलाना साद का भी बचाव किया। टेलीविजन पर आकर के इन्होंने लेख भी लिखे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहे। तो कुल मिलाकर के अब 18-20 दिन के बाद जफर सरेशवाला साहब क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से जमात जो है इस तमाम मसले से निपट सकती है और क्या कुछ ये कहेंगे, क्या ये जो पूरा एपिसोड हुआ है इस पर क्या कुछ ये कहेंगे, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि पिछले 18-20 दिनों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक एक करके बहुत सारी बातें सामने आई हैं जमात के बारे में और जमात के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। क्या आप मानते हैं कि वाकई ही मरकज से, तबलीगी जमात से या फिर कहा जाए मौलाना साद से भूल हुई, चूक हुई, गलती हुई, माहौल को वो भांप नहीं पाए और हुकूमत का जो कह लीजिए एक फरमान था लॉकडाउन का, ना उसको वो समझ पाए, ना उसको वो सपोर्ट कर पाए, गलती उनसे जरूर हुई? देखिए, एक हमेशा मैं कहता हूं कि लम्हों ने खता खाई, सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल। और हमेशा जितनी बड़ी शख्सियत होती है या जितना बड़ा इदारा होता है या जितनी बड़ी जमात होती है जी, वो अगर गलती करती है तो उस गलती का भुगतान जो है वो भी बहुत ही ज्यादा होता है और उसको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेमिफिकेशन, जो है वो दूर दूर तक जाते हैं। तो गलती बिल्कुल हुई है। जैसे अच्छा, मेरा तो पूरी जिंदगी तबलीग काम में लगी है, बल्कि मैं जो कुछ भी हूँ आज, जहाँ भी जिस तरह से भी हूँ, तो इस पर पूरी तरह से तबलीग का ही वो लगा हुआ है, वही रंग चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। मैं इसमें मैं यूं कहूंगा कि मौलाना साद साहब से बहुत बड़ी इज्तिहादी गलती हुई है, यानी एरर ऑफ जजमेंट है। जैसे अच्छा, हाँ, कि हालांकि मैं हूँ और भी लोग हैं जी, जो पुराने दिल्ली में खास तौर से जिनका तबलीग से ताल्लुक रहा है। अच्छा, हम वो लोग हैं कि जो हमेशा रहा, बचपन से रहा है। और आपको पता होगा कि तबलीग में जी, 2 हिस्से हो गए आज से 4-5 साल पहले, जी, जिसमें मौलाना इब्राहिम देवला मतलब और मौलाना अहमद लाट जो है वो, और मौलाना साद है। शुरू में तो जाहिर है कि चूंकि मौलाना साद की एक बड़ी लीगेसी है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से हैं, पोते हैं उनके, जी हाँ, असल जगह पे थे। तो लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर आप देखें कि जो 4-5 साल में, तो अब बड़ा मजमा उधर है जी, मौलाना, इसलिए कि वहाँ बड़े बड़े उलमा हैं चोटी के, जैसे मौलाना इब्राहिम देवला खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन है जी, मौलाना अहमद लाट साहब नदवा के फारिग, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं। जी हाँ, इसी तरह मौलाना इस्माइल साहब हैं, मौलाना उस्मान काकोशी हैं। तो बड़े उलमा जो हैं वो सब उधर हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी 4-5 साल जब अलग हुए, तो उसमें बड़ा मजमा जो है अब, यानी मैं यूं कह सकता हूँ कि भाई 60% से ज्यादा जो तबलीग का मजमा है जो अब उधर है। फर्क ही ये है कि यहाँ इमारत है, यानी मौलाना साद साहब अमीर हैं, जी हाँ, और वहाँ शूरा है। तो उनकी शूरा है, यानी मौलाना इब्राहिम देवला, और वो अकेले नहीं है, पूरी 13 लोगों की शूरा है, आलमी शूरा है, जिसमें पड़ोस में पाकिस्तान के चोटी के 2-3 उलमा है, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, बांग्लादेश से, इंग्लैंड से, और मुल्क के भी दानिश्वर लोग जिनकी जिंदगी लगी है तबलीग में, पढ़े लिखे प्रोफेसर, डॉक्टर, इस किस्म के लोग हैं जी। तो अच्छा, तबलीगी मरकज जो है उसके सारे जोड़ जो है, उसका सारा मामला है जोड़ का। जी हाँ, इज्तिमा होता है, जोड़ होता है, पुरानों का होता है, मुल्क वालों का होता है, सूबे वालों का होता है। तो एक उनका 365 दिन लगे हुए होते हैं। ठीक। तो जब ये और ये इनके जोड़ जो हो रहे थे, जो खास 2 जोड़ जो मौलाना साद साहब थे वहाँ, एक गालिबन मार्च की 12 या 13 के आसपास, जी हाँ, 15 तक बता रहे थे कि 15 तक हुआ है। नहीं, साउथ ईस्ट एशिया वालों का जोड़ था। ठीक। तो जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया
और ये जो मुल्क है सिंगापुर है उसमें आ जाता है, थाईलैंड भी आ जाता है, और कुछ ये वो भी उसी में शुमार हो जाते हैं, किर्गिस्तान कजाकिस्तान का जो इलाका है। तो ये एक स्टैंडर्ड इनका होता है, कैलेंडर इवेंट था। अब जो तो उस वक्त यानी जब ये, और अच्छा क्योंकि मुझे वक्फियत है कि भाई इनके होते ही रहते हैं प्रोग्राम, तो चूंकि इन इलाकों में ऑलरेडी ये फैल चुका था कोरोना वायरस खास तौर से, बिल्कुल। तो और ऐसा भी नहीं था कि कोई मुल्क में हो गया था, लेकिन खबरें आ रही थी भाई जैसे उस वक्त यानी मई के पहले हफ्ते में जी। और मेरा इसलिए हुआ कि भाई मुझे बहुत सारे दावतनामे मिले थे जी जी भाई मार्च की मिडिल में, आखिर में, जिसमें कोई यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए ये वो, तो उस वक्त आए कि भाई पोस्टपोन कर दिया हमने प्रोग्राम। जैसे एक प्रोग्राम था 15 मार्च को जी का यूनिवर्सिटी, तो वो आया कि भाई हम लोग इसको मौकूफ कर रहे हैं भाई, क्यों? तो कोरोना वायरस। और मेरे ख्याल के मरकजी हुकूमत ने और दिल्ली सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी थी, शायद 50 लोगों का था कि उससे ज्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी के आखिर और मार्च के फर्स्ट वीक। ठीक। तो मैंने एक एहतियात के पहलू पर, क्योंकि इनके यहाँ जोड़ होते हैं, तो मैंने ये कहा था कि भाई अभी आपके सारे जो प्रोग्राम है आप मौकूफ कर दें। मौलाना साहब को आपने ये सलाह दी थी मौलाना साहब को? मौलाना साहब से तो डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन उनके लोगों से और इधर भी मोहम्मद लाट साहब और उनसे भी। मौलाना, तो मुझे किसी ने पूछा भी कि भाई कोई खबर है आपको? मैंने कहा नहीं, कोई खबर नहीं है मुझे, लेकिन भाई एहतियातन जो हालात हैं, और फिर चूंकि आपका सारा मसला जो है जोड़ होता है, बिल्कुल, यानी 3-4 हजार लोग आएंगे, तो आप इनको मौकूफ कर दें। तो मौलाना इब्राहिम देवला वाला जो शूरा वाले जो लोग हैं, उन्होंने शायद 6 मार्च को, अच्छा उनका मरकज यहाँ पर मुंबई में केरल में है, तो उन्होंने 6 मार्च को अपने लोगों को जमा किया और उन्होंने मौकूफ कर दिया। यहाँ तक के, अच्छा ये आपको एक और बात पता होगी कि तबलीग का ये वक्त होता है जमातें निकालने का, क्योंकि जो 10वीं का इम्तिहान और 12वीं का जो इम्तिहान हो जाता है, जो बच्चे 10वीं 12वीं पास करते हैं वो चिल्लों में जाते हैं। जी। तो मैंने वो भी कहा कि मत भेजिए अभी, जमात भी पता नहीं क्या होगा, खुदा न खास्ता। तो उन्होंने जमातों का भेजने का जो अमल था वो भी मार्च की 15-16 को। अच्छा, इनका जो प्रोग्राम था शूरा वालों का, वो 16 मार्च से 20 मार्च तक होने वाला था, मुल्क के पुरानों का, वो मौकूफ कर दिया। तो अब इसमें यह हुआ कि चूंकि इनके यहाँ लोग आए मलेशिया और इंडोनेशिया, अच्छा मलेशिया में इज्तिमा था शुरू में मार्च के, और उसी इज्तिमा से वो लोग आए यहाँ, ठीक, ज्यादातर जो 1700-1800 जो लोग आए, जी, तो वहां तो ऑलरेडी फैल चुका था। सही। अच्छा, तो यहाँ स्क्रीनिंग नहीं होता था तब, ये सब आए करीब यूं समझ लीजिए मार्च के पहले हफ्ते में या 8-10-12 तारीख के आसपास। विदेश से जो लोग आए, जो जमाती विदेश से जो भी आए, वहां सरकार का ये फेल्योर रहा शायद कि स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, या नहीं, उस वक्त हो ही नहीं रही थी, तो हो ही नहीं रही। बहरहाल जी, तो हमारा ये था कि मौलाना इसलिए कि अभी वहां हो चुका है, भले सरकार कर रही है नहीं कर रही है छोड़ दीजिए भाई, आपके यहाँ 1800 लोग होंगे, यानी मेरा अंदाजा है कि 1800 या 2000 की तादाद में लोग आए थे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड से। अच्छा, वो जोड़ पूरा ही हुआ, इनका तमिलनाडु का जोड़ था मेरे ख्याल से 18 तारीख से जी, तो तमिलनाडु के 2000 लोग आए थे। अच्छा, ये जो बाहर के आए थे 2000, उसमें से 1000 वापस चले गए और 800-850 रहे यहाँ पर। हमेशा ऐसे ही होता है, बाहर के जो आते हैं कुछ तो भाई जोड़ के बाद चले जाते हैं और कुछ यहाँ 40 दिन या 4 महीने मुल्क में लगाते हैं जी। तो उस वक्त अब जब इनको समझ में आया तो देर हो चुकी, लॉकडाउन हो चुका जी। तो अच्छा, एक चीज में आपको गलती है, बिल्कुल एक चीज और यहाँ पर लगती है, जैसे आपने कहा कि जो बाहरी मुल्कों से जो लोग आने वाले थे, या जो तबलीगी विदेशी आई हैं, मतलब दूसरे ममालिक से आई हैं, उनका तो अपनी जगह है कि भाई वो आ नहीं सकते थे, वक्त पर जा नहीं सकते थे वापस, चूंकि टिकटिंग का कुछ इशू था। लेकिन यहाँ पर एक चूक आपको और लगती है कि वो हुई है कि जो भी जमातें मरकज के थ्रू हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में गई हुई थी और उनको वापस अपने घरों को जाना था, लेकिन वो मरकज आए, ये भी गलती आपको लगता है या ये चूक लगती है कि भाई उनको फोन कर देना चाहिए था कि आप डायरेक्ट मरकज नहीं आकर के डायरेक्ट अपने अपने सूबों में पहुंचे, अपने अपने घरों की तरफ पहुंचे? वही देखिए, जब इनको समझ में आया तो वो जो वीडियो वायरल हुई है पुलिस स्टेशन की, हाँ, जिसमें तो वो तो 23 तारीख की रात का है मामला जी, 24 से तो लॉकडाउन हुआ था। तो उस वक्त तो ये ट्रेनें बंद हो चुकी थी,
तो वही मैंने कहा ना, वो जो इज्तिहादी गलती ये हुई कि ये प्रोग्राम ही नहीं किए होते जो इन्होंने किया। भाई इनके यहाँ भी नहीं, तो इनके यहाँ भी कम से कम 4000 लोग होते, बिल्कुल 16 मार्च से 20 मार्च तक। तो ये, और दूसरी जो गलती हुई जो, और ये मैंने डायरेक्ट मौलाना साद साहब तो आए नहीं फोन पर, लेकिन मौलाना के बेटे मौलाना यूसुफ से, मौलाना के जो खास जो लोग हैं खास मौलाना अब्दुल अलीम से, मौलाना अब्दुल्ला झांझी से, मैंने कहा कि ठीक है चलो ये गलती तो हो गई। ये बात गालिबन 30 या 31 मार्च को की थी। देखिए ये गलती हो गई, अब मौलाना इतना करें कि सामने आ जाए, इसलिए कि तब ये गुबार फैल चुका था ना टीवी वगैरह पे बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मौलाना अगर सामने आ जाए, अपनी बात रखें, तो ये सारा दब जाएगा अभी। और भाई होता है ना, गलती आदमी मान लेता, भाई मेरे से गलती हो गई। तो एक तो ये है। अच्छा भाई देखिए, पुलिस और उसको जवाब देना वो अलग चीज है, मैं उसमें नहीं जाता जी। मैंने कहा कि मौलाना साद साहब एक जमात के अमीर हैं, बिल्कुल, लाखों करोड़ों लोग आपके मानने वाले हैं, सही। और आपका ऐसे मौके पर सामने न आना, ये यानी इमारत का हक अदा नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। देखिए आप अमीर हैं, हाँ। तो इसलिए ये मैं बार बार कहता रहा। आखिर में मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले मुझे कहा कि भाई हमको यह मशवरा ये मिला है कि अभी मौलाना ना आए, बात ना करें कुछ। मैंने कहा यार, मैंने कहा कि देखिए जमाना जो है ये वीडियो का है ना, मौलाना ये शख्स सामने चाहिए, एक बोलते हैं ना फेस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो मुझे कहा कि नहीं, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा जो भी लोग आपको राय दे रहे हैं या मशवरे दे रहे हैं, वो आपके दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकते, आपके दुश्मन हैं। यानी कुल मिलाकर के मौलाना साहब को सामने आना चाहिए। अच्छा एक चीज और है साहब, बार बार मुस्लिम तबके की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मीडिया ने जिस तरीके से इसको एक बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। देखिए बहुत सारे डिवोटीज जो है वैष्णो देवी में फंसे हुए थे, हरिद्वार में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, सूरत में आपने देखा पिछले हफ्ते की किस तरीके से हंगामा मचा, और मुंबई में आपने देखा बांद्रा में। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह लोग फंसे हुए थे, और हमने देखा वैष्णो देवी से लोगों को निकाला गया, हरिद्वार से कई सारी बसेस के जरिए उनको गुजरात पहुंचाया गया। तो क्या ये एक तरीके से हुकूमत का फेल्योर नहीं है, या फिर इस मसले को एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई और मीडिया का इस्तेमाल किया गया? भाई देखिए एक बात, आप तो मीडिया में रहे ना, पूरी जिंदगी निकाली है ना आपने, तो बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि हमने खुद ने सोने की तश्तरी में हाथ में दिया मीडिया को? दिया ना हमने? बिल्कुल ठीक है। मुझे आप बताइए कि आप अगर मीडिया चैनल के हेड हो और ये चीज आपको मिले, बिल्कुल, ये तो बरसों में नहीं मिलती। पता नहीं आप कितनी आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाते, तब भी आपको ये हाथ नहीं आता। तो गलती तो हमने की ना। अच्छा दूसरी गलती, हाँ बहुत बड़ी जो है मेरे हिसाब से जी, कि जो बैरून के जो लोग थे इनके यहाँ, फॉरेन के जो 800 साढ़े 800 थे, उनके लिए सबसे महफूज जगह मरकज निजामुद्दीन थी जी। उसके बजाय उनको इधर उधर जो भेजा, ये बहुत बड़ी गलती है। या उनकी एम्बेसीज को जो है उनको इन्फॉर्म किया जा सकता था। अरे नहीं, दिल्ली में रखते जी। और देखिए सीधा जाते ना, वही जो मैं कह रहा हूँ, सीधा जाते, भाई देखो ये मरकज में इतने लोग हैं, ये हैं, आप इनका टेस्ट करो, ये हैं, ये जमात में आए थे, मामला खत्म हो जाता वही। यानी वही तो है ना, जो मौलाना का ना आना सामने। बिल्कुल। अच्छा इस मसले में जिस तरीके से एनएस से अजीत डोभाल साहब जो है वो बहुत इन्वॉल्व रहे, खुद वहां पर गए, जो रिपोर्ट्स आई हैं, और फिर उन्होंने मसले को संभालने की कोशिश की, लेकिन मीडिया में लगातार ये मसला जो है वो उलझा हुआ है, और अब देख रहे हैं कि ईडी जो है वो उनके खिलाफ वो कुछ केस जो है वो दर्ज कर रही है, और बहुत सारे केसेस जो है उनके खिलाफ वो दर्ज हो चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हुकूमत जो है वो किस लेवल पर इस मसले को लेकर के जाना चाहती है? क्योंकि आप जो है वो दोनों तरफ बात कर रहे हैं, हुकूमत के लोगों से भी जो है आप जो जिम्मेदार हैं उनसे भी जो है कहीं ना कहीं कांटेक्ट में है, तो हुकूमती लेवल पर, सरकार के लेवल पर जो है इस मसले को किस तरीके से, वो कितना संजीदा है इसको निपटाने के लिए, या फिर इसके ऊपर भी सियासत करना चाहती है सरकारें? देखिए एक बात मैं आपको एक बात बताऊं कि तबलीग जमात की एक कारकिर्दी रही है, यानी पिछले 70 साल से, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है जी। एक मेरा एक जमाना वो था कि जब हम भी बयान करते थे जी बड़े बड़े तबलीगी इज्तिमात में जी। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि तबलीग जमात से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आप अगर देखेंगे कि तबलीगी मरकज जो है उससे एक दीवार पर निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है जी, ठीक है। अच्छा ये निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन 1948 से है जी,
और उसका खास मकसद ही है टू कीप टैब ऑन तबलीग जमात। ठीक, हाँ। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद कई इज्तिमात में गया हूँ, जमातों में गया हूँ। जैसे हम कहीं पहुंचते हैं तो आईबी का आदमी आ जाता है, भाई कौन है आप, कौन है आपका नाम क्या, मतलब जमातें जहां भी मुल्क में फिरती हैं, मरकज निजामुद्दीन में कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, यानी एवरी सिंगल एग्जिट एंड एंट्री, बैरून की कौन सी जमात आई जी, पूरी डिटेल ये जमात अब यहाँ से कहाँ गई, पूरी डिटेल। तो तबलीग जमात का पूरा डोजियर 70 साल का हुकूमत के पास है। बिल्कुल सही, ठीक। और हर हुकूमत इंक्लूडिंग ये हुकूमत, सबका व्यू तबलीग जमात के बारे में एक रहा है कि भाई ये यार सीधे लोग हैं, मतलब ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं है, सियासत में ज्यादा इन्वॉल्व और अच्छा इनका होता नहीं है, अच्छा काम करते हैं और ये अच्छा काम करते हैं। हाँ। ये व्यू तो तबलीग जमात के बारे में हमारी लेकिन बिल्कुल सही है सर। लेकिन हमने जो अखबारों के जरिए खबरें हम तक पहुंची या टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हालांकि उनमें से 90% से ज्यादा खबरें जो है वो फेक साबित हुई, यानी फर्जी साबित हुई। और उसमें यह था कि ये जो जमाती लोग हैं ये बदतमीजियां कर रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं, थूक रहे हैं और जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, जो मेरे भी शायद वही आपके भी ख्याल हो, मेरा भी यही मानना है कि जमात का कोई भी रुकन इस तरह की हरकत तो शायद नहीं कर सकता। आपका एक्सपीरियंस क्या है इसमें? बिल्कुल, देखिए मैंने तो ये टीवी पे भी कहा, खुल के कहा कि तबलीगी को मैं ये समझ सकता हूँ कि वो अनएडुकेटेड है, तबलीगी को मैं ये समझ सकता हूँ कि 1400 साल पुराने ख्यालात वाला है जी। लेकिन कोई तबलीगी निगाह उठाकर किसी मस्तूरात को या किसी लेडी को देखे, ये नामुमकिन है। बिल्कुल, ये हमने तो देखा है, तबलीग वाले घर घर जाते हैं गश्त में, बैल बजा के साइड में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो नामुमकिन है। लेकिन देखिए ये सब क्यों हुआ, क्योंकि एक आपके खिलाफ एक चल रहा था ना, आग लगी हुई थी, बर्तन वो पानी बॉईल हो रहा था और आप है ही नहीं कहीं। बिल्कुल, इसीलिए तो मेरा जो रोना है कि उस वक्त मौलाना का आ जाना सामने वो बेहद जरूरी था, सारा खत्म हो जाता। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल यहाँ पर, आप सामने ही नहीं है। हाँ, अब आप सामने ही नहीं है तो दुनिया भर की चीजें आएगी, बहुत सारी बातें करेंगे, उसके जवाब देने वाला कोई नहीं है। और सर शरीफवाला साहब, एक सवाल यहाँ पर और बहुत अहम है, जो आम लोगों के जहनों में है, जो आम मुसलमानों के जहनों में है कि अब तबलीगी जमात का क्या होगा? क्या मरकज से जमातें निकलती रहेंगी पहले की तरह, या फिर उन पर पूरी तरीके से पाबंदियां लग जाएंगी? कहीं कोई जमात जो है अब वो नहीं निकलेगी, जमात का जो काम है वो पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा? भाई देखिए, मुझे ये लगता है कि देखिए तबलीग जमात का जो मॉडल है ना जी, वो बड़ा जबरदस्त है। यानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो एक ऐसा मॉडल रह के गए हैं। देखिए जमात जो है ना, वो जमातें चलती रहती हैं जी, ठीक है, उनको एक्चुअली मरकज में आने की भी जरूरत नहीं। इसलिए मैं आपको मैं कहना चाहता हूँ जी कि जो पुराना मॉडल था तबलीग जमात का, मरकज निजामुद्दीन का जी, तो उसमें बड़े बड़े उलमा जैसे मौलाना इब्राहिम देवला है, मोहम्मद लाट हैं, और जो उलमा थे वो सब मुकीम थे वहाँ आके जी जी, और हमेशा वो वहाँ रहते थे, यानी 20-25 जो मुकीमीन थे वहाँ पर जी, अपने इलाके से छोड़कर जो वहाँ रहते थे, और उसकी वजह से वहाँ 24 घंटे के अमाल होते थे। और हमेशा यानी 50 साल में मुझे नहीं मालूम कि कभी कोई दिन ऐसा होगा कि वहाँ 3000 लोग नहीं होंगे, 2500 लोग हमेशा रहते हैं जी। लेकिन अब जब ये अलग हुए तो मौलाना इब्राहिम देवला और मौलाना अहमद लाट ने जो मॉडल है उसको अलग कर दिया। उन्होंने क्या किया, उनका भी यहाँ बड़ा मरकज है, 4 मंजिला, यानी बड़ी मस्जिद है, और इतना बड़ा मरकज नहीं है लेकिन अच्छा खासा, जो यहाँ मुंबई में जी। उन्होंने क्या किया जी, भाई यहाँ रहना नहीं है परमानेंट। अब क्योंकि मौलाना और ये सारे जो हैं शूरा के लोग अगर होंगे तो जाहिर है 2-2,500 लोग होंगे रोज, 365। तो उन्होंने वो क्या कर दिया कि नहीं, जब कोई प्रोग्राम होगा तभी आएंगे। एक दूसरा इन्होंने क्या किया कि बड़े इज्तिमात नहीं करेंगे अब कोई भी, इसलिए कि शूरा वाले जो हैं खामोशी से करते हैं, उनके इज्तिमात जिलेवार होते हैं। हाँ, तो देखिए तबलीग जमात का जो काम है ना वो चलता रहेगा, ठीक, और कोई जमात को मरकज निजामुद्दीन में आने की भी जरूरत नहीं, वो चलता रहेगा।
और उसका मॉडल लेकिन अब निगाह ज्यादा रहेगी आपके ऊपर, बहुत सारे कैमरों की जद में आप रहेंगे, बहुत सारी निगाहों की जद में रहेंगे, ये बात जरूर होगी। एक सवाल यहाँ पर और उठता है साहब, और वो कई सारे पढ़े लिखे मुस्लिम तबके के लोग जो है वो सवाल करते हैं कि जमात के जो जितने भी जमात चलाने वाले लोग, यानी जो इंतजामिया कमेटीज हैं इनकी, या बड़े लोग जो भी हैं, चाहे वो मौलाना साद हो या मौलाना लाट साहब हो, जो भी पूरी जमात चलती है, जब भी तबलीगी जमात होती है या जितनी भी बातें होती हैं वो जमीन से नीचे की होती हैं और आसमान से ऊपर की होती हैं। जहां आप रह रहे हैं इस दुनिया में, क्या कायदे कानून है, क्या हुकूमत है, क्या सरकार है, क्या कारोबार होना चाहिए, उसके ऊपर शायद बहुत ज्यादा बातें जो है वो नहीं होती, ऐसा जो है लोगों का मानना है। इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या कुछ तब्दीलियां जो है वो होनी चाहिए, मतलब कुरान और हदीस की रोशनी में, या जो भी एक सिस्टम है वो चलता रहे, पर वक्त के हिसाब से क्या कुछ तब्दीलियां आपको लगता है कि वो इक़दाम आपको उठाने चाहिए या ये तब्दीलियां होनी चाहिए? देखिए, तबलीग जमात का जो बुनियादी जो काम है जी, वो ये है, एक तो ये तबलीग जो है ना, ये मिसनॉमर है जी, इसलिए कि तबलीग वाले कोई तबलीग नहीं करते, गैर मुसलमान को तो जानते नहीं है। बिल्कुल। तबलीग जमात का मेन मकसद ये है कि जिसको मैंने डिराइव किया है इतने सालों में रहकर, मैं उसको कहता हूँ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। तबलीग का मकसद क्या है कि भाई अगर आप शौहर हो तो अच्छे शौहर बन जाओ, बिल्कुल। आप अगर बेटे हो तो अच्छे बेटे बनो, आप बाप हो तो अच्छे बाप बन जाओ, बिजनेसमैन आप हो तो बिजनेसमैन बन जाओ, ईमानदारी अमानतदारी से कारोबार चलाओ, बिल्कुल। आप अगर कोई एजुकेशन का इदारा चलाते हो तो वो, यानी जो अफराद हैं वो सही बन जावे, मतलब एक इंसान जो है सही, तबलीग जमात का मकसद है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा मौलाना साद साहब का जो बयान जो बहुत वायरल हुआ, उन्होंने कहा ना कि नहीं ये जो सारा सामने मेरे सामने, अच्छा मैंने उसको रद्द किया वो बयान, बल्कि मैंने तो डायरेक्ट मौलाना यूसुफ को कहा कि भाई ये बयान आप बताइए मुझे कि इसका जवाब कैसे, इस बयान का मौलाना का जी, तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं आपको बताऊं, मौलाना उमर साहब का अभी मेरे पास बयान आया, मौलाना उमर पालनपुरी एक बहुत बड़े आलिम, यानी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बड़ी जबरदस्त शख्सियत तबलीग में गुजरी है जी, 97-98 में उनका इंतकाल हुआ है जी, बड़ा उनका एक रोल रहा है। उनका बयान अभी मैंने सुना, हालांकि फिर मुझे याद भी आया जी, मौलाना ये कह रहे थे, ये तबलीग का बुनियादी वो है कि भाई हम जो है जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कवानीन को आमन्ना सद्दकना हम फॉलो करेंगे, अगर उसकी वजह से हमारा काम भी जद में आए जी तो भी वो हमें बर्दाश्त है, लेकिन हम मुल्क की और हुकूमत की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, जो वो कहेंगे हम उस पर चलेंगे। तो तबलीग जमात का ये बुनियादी उसूल था, और इसको आम करने की और ज्यादा जरूरत है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपने भी इस बात को माना। अच्छा देखिए जी, इसीलिए जो शूरा वाले हैं, हाँ, अब वो भी वही है ना, बिल्कुल, उनके सामने बात आई तो उन्होंने फौरन अपनी शूरा को बुलाकर मौकूफ ही कर दिया ना, भाई वही तबलीग है ना, वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मौलाना साद साहब से ये चूक हुई है, गलती हुई है, और उस गलती का खमियाजा अब ये सब मानते हैं कि पूरी कौम को चुकाना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर मौलाना साद को सामने आना ही चाहिए, और जो भी बातें हैं जो कौम के सामने या इस मुल्क के सामने बात रखनी है वो जरूर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर शरीफवाला साहब आपका, और आपने तमाम बातें रखी बड़ी ईमानदारी के साथ। मुझे लगता है कि तमाम बातें लोगों तक पहुंचेंगी, जो भी कुछ ना कुछ गलत फहमियां थी जमात के बारे में वो भी जरूर दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।